हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सुपी गांव से हैं और वो अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो कृपया उपस्थिति दर्ज करें। अभी आज के जुड़े मुख्य नहीं अतिथि है दिनेश जी। जी जी अभी भैया जुड़े जुड़े नहीं है। जी 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 हाँ, वो प्रयास कर रहे हैं संभवतः। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जब तक वो जुड़े मैं उन एक बार कॉल कर लेता हूँ और तब तक जी आप संचालन करने का कष्ट करें। अब चलिए आदरणीय इंद्र कुमार जी ने हैंड रेज किया है। शायद कोई सवाल हो या कोई जी आदरणीय इंद्र कुमार जी। आज का विषय क्या है? सब्जेक्ट आगे आगे जो है चीफ गेस्ट महोदय बताएंगे। तो आप यहीं क्लास में ही है ना, आप तो अशोक भैया अपन सुनेंगे। जो उनका अनुभव रहेगा उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं तो बताएंगे वो युवा ऐसी जैविक प्राकृतिक खेती के संबंध में। आदरणीय इंद्र कुमार जी आपने हैंड रेज किया है। ये डॉक्टर खादरवल्ली भी आने वाले थे, वो नहीं आए अपनी क्लास में। 5 तारीख का था उन। अशोक भैया ये बात जो है अपन संवाद में करेंगे। इस सेशन जी आदरणीय भाई साहब, अभी भगवान दास भैया कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा उनसे बुलवाइए कि अभी सर्दी खांसी और ये थोड़ा सा, तो इसके बारे जी जी आजकल अभी मौसम जो है बड़ा खतरनाक है। व्यक्तियों को सर्दी जुकाम फीवर ये तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो इस सीजन को देखते हुए मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को अपने युगहार के वैद्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं तो हम सबको ऐसा उपाय बताएं कि इसमें हम निजात पा सकें। अच्छा, इधर किसी को पसली में दर्द हो रहा हो, पसली यानी लेफ्ट साइड चेस्ट के नीचे, तो इसके लिए क्या उपाय है? जी आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज के योगाचार्य जी को बहुत अच्छा योग कराया, सबको पसीना पसीना कर दिया। और आपकी पसली का इलाज है, उसमें थोड़ा मेरी नहीं अच्छा जी तो थोड़ा ये पसली क्या है, कुछ शीतांश हो जाती है उसके कारण भी दर्द करने लगती कि लगातार करती है, कैसी करती ये बताएं। हमेशा ही करती रहती है कभी कभी? नहीं आज कर रही है किसी की। अच्छा जी, उन्होंने बताया तो मैंने कहा थोड़ा अपनी बाम लगा दें। और तो शीतांश के कारण अभी ये मौसम अपना चेंज हो रहा, उसके कारण हो रही, तो थोड़ा शिलाजीत वगैरह का सेवन कर लें तो उससे दर्द ठीक हो जाता है, अपनी शरीर की शीत हट जाती है। और शिलाजीत कैप्सूल आता है, अगर बीपी ना बढ़ता हो, बीपी बढ़ता हो जिसका, तो शिलाजीत न ले, अश्वशिला ले लें उसकी जगह, तो पूरा शरीर फिट फाट रहता है। एक कैप्सूल सुबह एक शाम, 5 रुपए का एक आता है। चाय बंद करके कैप्सूल खाने लगे अश्वशिला, तो आदमी सारी बीमारियों से बच सकता है, सारी बीमारी। कुछ लेना ही नहीं, अश्वशिला कैप्सूल ऐसा है कि अगर हम एक भी अगर रोज लेते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं तो मस्त रहेंगे। और बीच बीच में अपना इम्यूनिटी ग्रेड जरूर ले लें। एक माह का डोज 240 रुपए का है इम्यूनिटी ग्रेड, तो उससे आपकी एक बार खा लें साल में, इम्यूनिटी मस्त रहेगी। बहुत जबरदस्त चीज है इम्यूनिटी ग्रेड। और गिलोय तो लेना ही है सबको, गिलोय भी लेते रहें। और अभी जैसे अपनी अग्नि माध्य है, किसी को पाचन क्रिया में दिक्कत हो रही तो वो अगर काढ़ा पी सके तो सर्वकल्प क्वाथ ले ले, अपनी चाय के साथ चाय में डाल ले और बना ले, अलग से परेशानी नहीं करना है जिसको, चाय में ही डाल ले 1 चम्मच रोज, तो पूरे घर के पी ले, तो उससे आपका लीवर मस्त रहेगा। और लीवोग्रेड टैबलेट आती है, अगर आपको चाय में उबालने में दिक्कत है तो लीवोग्रेड ले लें।
बढ़िया टैबलेट है, 4 रुपए की एक गोली है, ज्यादा खर्च वाला काम नहीं है उसमें भी। तो लीवोग्रेट और लीवामृत लेते हैं तो हमारा लीवर स्ट्रांग रहता है। और गोधन अर्क, गोधन अर्क तो जरूर सप्ताह में 2 दिन ले लें, पूरी बॉडी डिटॉक्स कर देता है और हमारा सब लीवर, किडनी, जॉइंट पेन, जितना भी सारी समस्याओं का समाधान है गोधन अर्क। ये जरूर सब लोग लें। स्वस्थ भी है जो भी ले, और जो अस्वस्थ है तो उसको तो लेना ही है, तो ये जरूर ले लें। और जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई, जरा ही कुछ हुआ और बीमार हो गए, तो इम्यूनिटी ग्रेड गोल्ड 30 जी रुपए की एक कैप्सूल आती, इम्यूनिटी ग्रेड गोल्ड, वो 1-2 डिब्बी खा लें 1-2 महीने, तो आपकी फिर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और आप फिर बार बार थोड़े में सर्दी, खांसी और बीमार नहीं होंगे। जी आदरणीय, और जो ये लोग बहुत ही सुंदर। हम आपको पुनः इस कार्यक्रम के जो अंतिम पड़ाव होगा पुनः आपको पुनः सुनेंगे, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। और आप निरंतर इस तरह से हमें लगभग 900 दिवस से हम कैसे स्वस्थ रहें इसलिए जागरूक कर रहे हैं, आपको नमन है। और ये हमारे स्वास्थ्य की परंपरा निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसलिए योगार है। योग और आहार पर ये कार्यक्रम अब 900वें दिवस की तरफ बढ़ रहा है। और आज हमारे योग शिक्षक आदरणीय मुकेश जी भाई साहब रहे, और उनकी धर्मपत्नी रही। साथ में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो आदरणीय आनंद सिंह जी मेहता, जो कि नैनीताल जिले के सुपी गांव से हैं। अभी उनके सुपुत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और उनसे निवेदन है कि वो श्री मेहता जी को भी इस स्क्रीन पर दिखाएं, और उन तक अगर आवाज पहुंच रही है तो हम संक्षेप में उनके बारे में कहें, आदरणीय श्री आनंद सिंह जी के बारे में, कि आदरणीय राज भाई साहब, क्या जी सर, जी सर। जी 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 वो जी धन्यवाद, स्वागत है आपका। क्या श्री आनंद सिंह जी उपस्थित हैं आपके साथ, आपके पिताजी? सर वो अभी नहीं हो पाएंगे, वो एक्चुअली कहीं गए हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी 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 धन्यवाद। आपसे हम वार्ता शुरू कर दें, और आपसे आपके जो पिताश्री हैं उन्हीं की मार्फत हम आज की वार्ता करेंगे। वो एक किसान हैं और साथ में ही वन रक्षक हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में जो आज वन लहलहा रहे हैं उसको बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और गांव के जो समग्र विकास में जल, जंगल और जमीन की क्या मायने होते हैं, वो बहुत ही सुंदरता से उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि जल, जंगल, जमीन को बचाने और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जो आहुति देने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति होता है वो किसान होता है, और उससे अधिक कौन समझ सकता है। आपने, और संयोग की बात है कि इस योगाहार मंच को आगे ले जाने वाले आदरणीय श्री पवन कुमार सर, और हमारे आज के मुख्य अतिथि जो अभी संभवतः अभी प्रकट होंगे, अभी हमें दिखेंगे, तो उनका बड़ा एक योगदान रहा है सूपी के आसपास के गांवों को, मुक्तेश्वर के आसपास के गांवों को, गांवों में जंगलों को बचाने के लिए। और जब वहां पे जंगल बचे तब कैसे वहां पे जो जल के झरने फूटे, कैसे वहां की जमीन बची और कैसे विकास हुआ, ये बात उनसे जानेंगे। आदरणीय श्री आनंद सर उपस्थित हों उससे पहले आदरणीय श्री उनके सुपुत्र हैं राज मेहता जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें, और संभव हो सके तो आदरणीय श्री आनंद सिंह जी को माइक दें। जी जी सर, यहाँ पे हमने अपनी जमीन वमीन बचाने के लिए पहले से हमारे पापा लोगों ने यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया। तो जिसका आज हमें लगता है कि जो हमने इतने पहले जो कदम उठाया था, आज हम उसको मतलब बचाने में वो भी हुए, मतलब सक्षम भी हुए हैं। जी जी जी, तो आज हमें लगता है कि जो जंगल बचाने का और जो जमीन बचाने का वो हमारे पापा लोगों ने वो किया था, उसका बेनिफिट आज हमको लग रहा है कि हमको काफी मिल रहा है यहाँ पे।
और सबसे मेन तो ये है कि यहाँ पे जो हमने पेड़ बचाए उसकी वजह से हमें कभी पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे हम लोग जैसे काश्तकारी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जमीनें बिक भी चुकी हैं जहाँ पे रोड साइड में। तो वहाँ पे जो गांव है तो वहाँ पे अच्छी खासी अभी काश्तकारी करते हैं, उनका आजीविका का अच्छा साधन मिल पा रहा है उनको। जी। जब तक श्री आनंद सिंह जी उपस्थित होते हैं, क्या क्या वो उपस्थित होने वाले हैं ये बताइएगा, वरना आपसे ही वार्ता शुरू करेंगे। जी जी। ठीक है। जी 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 उनको लगा दिया। जी जी। हाँ, संभवतः वो उपस्थित होने वाले हैं। तो आप तब तक अपने गांव की ये रूपरेखा ये हमें बताइए, क्योंकि हमसे जुड़े हुए यानी योगाहार से जुड़े हुए देश के भर के अलग-अलग प्रदेशों के किसान हैं, अलग-अलग परिवेश के किसान हैं, जहाँ बहुत गर्मी होती है, जहाँ बहुत सर्दी होती है, जहाँ रेगिस्तान है और जो बहुत पानी होता है, और अलग-अलग तरह की फसलें अलग-अलग क्षेत्र में होती हैं। लेकिन अब हम हिमालय की गोद में बसे हुए मुक्तेश्वर और उसके पास में एक सुंदर सा गांव जो शुपी है, जिस गांव में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, उस गांव को जब आप देखते हैं एक युवा होने के नाते, तो कैसे देखते हैं? बट यहाँ पे हर चीज सर, एटमॉस्फेयर और जो भी यहाँ पे वातावरण इतना अच्छा रहता है। और यहाँ पे हम लोग सारी जैविक खेती करते हैं। और यहाँ पे हम लोग काफी यहाँ पे सेब होता है, और उसके साथ काफी वैरायटी के फ्रूट होते हैं यहाँ पे। और जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी काश्तकारी यहाँ पे होती है वो सारा ऑर्गेनिक पे डिपेंड रहती है। और थोड़ा जी बहुत हम लोगों को मार्केटिंग के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट ये है कि सर यहाँ पे जो भी फ्रूट होते हैं सारे इतने हेल्दी और मतलब पौष्टिक बहुत ज्यादा। और ये चीज मतलब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ये चीजें और कहीं मिल पाएंगी। लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत मार्केटिंग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। बट इतना भी मतलब हमारी फसल को उतना। सर पापा आ चुके हैं, आप पापा से बात करें। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही सुंदर शुरुआत की है ये अपने गांव के बारे में बताने की, और ये आवश्यकता सभी युवाओं के लिए है। और श्री हमारे आज के हमारे मुख्य अतिथि जी श्री आनंद सिंह मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर ये योगाहार के मंच पे। और आप को सुनने के लिए जी 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 आदरणीय, आप एक जगह पे आप स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। और जी जी धन्यवाद सर। हमने परिचय में ये बताया कि जो आपने गांव के समग्र विकास के लिए जो जल है, जंगल है, जमीन है, इसका मायना आपने कई बार वार्तालाप में हमें बताए हैं। आज योगाहार में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम ये जानना चाहते हैं योगाहार के माध्यम से कि कैसे एक गांव के विकास में एक व्यक्ति की भूमिका हो सकती है समग्र विकास में। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने उत्तराखंड के जैसे दूसरे गांव में बहुत ज्यादा पलायन है, बहुत ज्यादा माइग्रेशन है, तो उसको रोकने के लिए आपने कार्य किए। साथ ही ऐसे जानेंगे कि कैसे वहाँ आपके क्षेत्र में सड़क है, स्कूल है, यातायात साधन है और हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, और जबकि काफी दूर नैनीताल से बहुत दूर आपका गांव है। तो इन बातों को जानने समझने के लिए पुनः मैं योगाहार के सभी सदस्यों का नमन करता हूं, पुनः सभी का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री आनंद सिंह मेहता जी का पुनः स्वागत है। आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य प्रदेशों से, कई प्रदेशों से लोग सुन रहे हैं। सर सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये जो जल, जंगल और जमीन का मुद्दा है, ये गांव के विकास के लिए और समग्र विकास के लिए ये एक आप कैसे देखते हैं इसे? सर इसमें एक बात है, जो ये जंगल का प्रोग्राम है, सबसे पहले तो हमें पर्यावरण चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सभी मतलब हिंदुस्तान के लिए। मतलब सबसे पहले तो पर्यावरण है, सबसे पहले जंगल है। सबसे पहले जंगल है तो उसके बाद हमारे पास, अगर हमारे पास जंगल होंगे, उसके बाद हमारे पास पानी भी होगा।
अगर जहाँ पर जंगल की स्थिति है तो वहाँ पर हमारे लिए पानी भी होगा। और उसके बाद अगर मान लिया जाए हम ये जो पलायन वाली स्थितियाँ हैं इनको हम अगर मान लिया जाए, जैसे होता है कि कहीं पर पलायन की स्थिति आती है तो शायद हम अपनी स्थितियों को समझ नहीं पाते थे। हम अपनी स्थितियों को कैसे समझें कि ये सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि हम पलायन के बजाय अगर हमारे पास अगर हमारी जमीन है, हमारे पास खुद अपनी प्रॉपर्टी है, तो उस चीज को हम कैसे यूज करें और उसका क्या फायदा उठा सकते हैं, सबसे पहले सोच इंसान के अंदर ये डालनी होगी कि हम यहाँ पर क्या उत्पादन कर सकते हैं, कैसे अपनी आजीविका चला सकते हैं। नंबर एक बात। और दूसरा यह है कि हम अगर मान लिया जाए सपोज करते हैं हम पलायन की ओर जाते हैं, तो पलायन में एक बात है हमारी जिंदगी अधर में भी जा सकती है, शायद वो हमारा भविष्य उज्जवल भी हो सकता है। मगर एक बात है जो ये पलायन वाली स्थिति है, अगर हमारे पास जंगल होंगे, जंगल हमारे लिए काश्तकारी के लिए हमारे पास सबसे मेन उद्देश्य ये है कि अगर हमारे पास जंगल होंगे तो शायद हमें वहाँ से कुछ वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो उसका हम उपयोग करके अपने खेतों में अपनी पैदावार को कितना बेहतर बना सकते हैं। ये सबसे सोचने वाली बात है ये है कि अगर पलायन रोकना है तो अगर मान लिया जाए हमारी जो जमीन है वो किस लायक है, वो उस जमीन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, क्या हमारी जमीन में उत्पादन हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये सबसे पहले मुद्दा है। और उसके बाद जो है अब ये जो हमारी लाइफ है, अगर मान लिया जाए सपोज मान लिया जाए कोई हो सकता है तो पलायन कर भी रहा है तो उसका भविष्य और भी अच्छा हो सकता है या उससे भी खराब हो सकता है, ये कोई नहीं। जैसे सपोज जी, मान लिया जाए अभी जी। लॉकडाउन में हुआ, हाँ जी सर। लॉकडाउन में हुआ ना अभी, तो हुँ। हमारे इधर जो लोग थे तो उनके घरों में बिच्छू गाय जमी हुई थी। जब कोरोना आया तो वो लोग यहाँ इतने पैदल आए, उन्होंने अपने घर की आबादी मतलब अपना घर क्या होता है करके उन्हें तब एहसास हुआ जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो आज लोग ये सोच रहे हैं मतलब ये भगवान चाहे ऐसी विपदा ना आए कभी भी, तो मतलब तो वो लोग आज मतलब घर आके ये सोच रहे हैं कि यार वाकई में यार ये जिंदगी जिंदगी है। तो उस जो हमारी लैंड है उसको हम किस तरह यूज करें, हमें क्या उससे मिल सकता है या क्या नहीं मिल सकता है, ये जी। हमारी सोच में डालने वाली बात है। जी सर, जो आपने ये बिंदु बताया है उस पे हम वापस लौटेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके जो सुपुत्र हैं उनसे भी वार्तालाप हुई और मेरे ख्याल से आपने उनसे भी कम जब उम्र आपकी रही होगी, तब अपने गाँव के संरक्षण के लिए भागीदारी निभाई होगी। तो ये भागीदारी और ये सोच आपकी कैसे डेवलप हुई, इस यात्रा पे संक्षेप में आप बताएँगे तो हमारे आदरणीय सदस्यों को सुनने में अच्छा रहेगा। हाँ ना, इसमें तो एक बात है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं इसके बारे में। सोच तो पहले से ही थी मगर करीब करीब हमें जब ये चिराग संस्था आई हमारे यहाँ पे, तो उसके बाद इन्होंने हमें काफ़ी मतलब प्रोत्साहित किया कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, मगर इंसानों के अंदर कैसी सोच डाली जाए, कैसे इंसान की विचारधारा को बदला जाए, क्या होगा इसके बारे में। तो उस समय से ज़रा कुछ ये हुआ कि यार हमने कहा यार ये तो सही है। एक तो हमारा पर्यावरण, हमें उस समय ये मतलब नहीं था, उस समय पर्यावरण के बारे में भी इतना अधिक वो नहीं था, तो उस समय ये पर्यावरण के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी। तो उस समय तो हमने ये केवल अपने फायदे के लिए उस जंगल को बचाने के लिए हमने जो भी इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, तो उस जंगल को बचाने के लिए अपने फायदे के लिए हमने काम किया। लेकिन जब उसको बचाने के में हमें थोड़ा ये एहसास हुआ कि यार जब जंगल बचा तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आई। तो प्रॉब्लम ये थी कि यार कोई मानता नहीं था और कोई आदमी जागरूक था तो वो जल्दी मान जाता था और उसमें हमें काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ी। लेकिन एक समय आज ऐसा आ गया है कि अगर मान लीजिए इंसान की सोच को बदलना है तो उसको समय तो लगेगा, लेकिन जब उसका फायदा होगा वो तभी इंसान समझेगा कि यार हाँ ये चीज़ सही है। और
अगर फायदा नहीं होगा तो वो इंसान और भटकता जाएगा, वो हमारी बुराइयां करते जाएगा। मतलब इसमें सोच बदलने वाली बात यह है कि हमें प्रॉफिट होना अनिवार्य है, कि यार हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो आज हम करीब करीब जो हमारी लाइफ है, जो हमारे यहाँ पर किसान लोग हैं, जो हमारी लाइफ है, हम जंगल पर डिपेंड करते हैं, हमारी काश्तकारी जंगल पर डिपेंड है। तो जंगल से जो भी मतलब सूखी पत्तियां लाते हैं, हम अपने घर में गोबर की खाद बनाते हैं, तो उसको फिर खेतों में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से मतलब जो भी है उत्पादन का हमें अच्छा लाभ जी, मिलता है। जी, उत्पादन और गाँव की बात पे हम आएँगे। उससे पहले मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि आज संयोग से हमारे श्री आनंद सिंह जी और का आना आदरणीय श्री पवन कुमार सर के माध्यम से हुआ। मैंने आदरणीय श्री आनंद सिंह जी का नाम तो सुना था, लेकिन उससे कोई वार्ता नहीं की, बल्कि उन्हीं के गाँव के पास मेरा जाना हुआ। लेकिन मैं हाँ हाँ। सोपी गाँव नहीं गया। अब मेरा वहाँ पे आना होगा। लेकिन मैं आपसे अन्य बिंदुओं पे चर्चा के लिए अनुग्रह करूँ, उससे पहले आपके मित्र और इस योगाहार के मार्गदर्शक आदरणीय श्री पवन कुमार सर को निवेदित करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस वार्ता में जी आप अपनी वाणी को स्थान दीजिएगा। थैंक यू। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिनेश धन्यवाद, जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आनंद सिंह जी, आप ठीक है? जैसे सब मेरे जैसे परिवार। ये आदरणीय पवन जी का नाम सुना, आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने, उनके चेहरे पे दुगनी मुस्कान आ गई। हम सबने देखा, बहुत प्रसन्नता हुई। ओ थैंक यू थैंक यू। जी, इनके साथ बहुत पुराना नाता है। मैं इनके घर में कुछ एक बार तो रुका भी हूँ, नाइट होल्ड भी किया है इनके घर में, इनके गांव में। और ये जब जंगल का अपना कार्य कर रहे थे, और इनका परिवार भी सारा पूर्ण रूप से समर्पित था। न केवल ये, पूरा परिवार, इनके भाई आजकल संन्यास ले लिया है, उन्होंने भी साथ काम किया। तो वो भी एक जिंदगी का एक अनुभव रहा है, और एक बहुत लंबी एक यात्रा रही है। और ये कई साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि ये काम हुआ है। और ये बहुत हाँ खुशी होती है, क्योंकि मैंने पिछली बार जब मेरी बातचीत हुई आनंद सिंह जी से, मैंने पहला प्रश्न उनसे पूछा कि तुमने जंगल अपना काट दिए या बचा दिए? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, पूरा बचा हुआ है अभी तक है। मैंने कहा उसका वीडियो बना के भेजो। तो इन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा, और फिर मैं बहुत खुशी हुई जब वीडियो मैंने देखा कि जो स्थिति थी और उसमें परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन स्थायी हो गया है। मतलब स्थायी रूप से वहां पर जंगल तो कम से कम बचा रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं आने वाले समय पर। तो आनंद सिंह जी, आपकी जो खेती बाड़ी है, जो जो अब आपके वहाँ रोड कितने पास आ गई है? क्योंकि पहले तो करीब 3-4 किलोमीटर एक तरफ से लग जाता था चलने में। अब कितने पास आ गई है रोड गाँव के? ये अब तो ये है ना, करीब करीब ये लगा लो हमारा पूरा गांव, मतलब ये लगा लो जो काफली वाला एरिया भी था और किरोड़ वाला एरिया भी था, हमारा एरिया हो गया। तो करीब करीब ये जंगल करीब करीब अब देखने लायक हो गया है। मतलब करीब करीब ये समझो कि हमारे गांव में पूरा जंगल ऐसा बन चुका है कि बिल्कुल बहुत बढ़िया जंगल बन चुका है। बहुत सुंदर। अब रोड रोड कितनी दूर रह गई है गाँव से? रोड रोड तो करीब करीब अब हमारे यहाँ सिंगल कट रही है, अब सिंगल रोड कट रही है हमारे। वो करीब करीब ये लगा लो, आपने देखा होगा हम भिड़ा खेत जहाँ पे नहीं कहते थे, जी। हाँ वहाँ पर तक रोड आ चुकी है। करीब करीब रोड का प्रोग्राम चला हुआ है। अब देखते हैं, वो लैंड पोखरा तक का हमारा प्रोग्राम था, करीब आधी आ चुकी है, आधी बची है। तो करीब इतनी आ जाएगी, करीब आ जाएगी। बहुत सुंदर। पहले पहले बहुत चलना होता था, बहुत पहले हाँ, चल करके ही जब आते अब थे। काफी फैसिलिटी है, अब नो प्रॉब्लम। चलो अगली बार जब दिनेश जी आ रहे होंगे तो फिर वो भी नजदीक आ जाएंगे, ज्यादा उनको चलना नहीं पड़ेगा। तो हाँ दिनेश आप बिल्कुल। और भी जो साथी हमारे इस तरफ आते हैं, मुक्तेश्वर की तरफ आते हैं, नैनीताल जिले जी में आते हैं, अगर ये जी इस तरफ भी आए सही मौसम पर, तो उनको सेब से लदे हुए बागान दिखेंगे। और वहां से अच्छे मौसम पर हिमालय के भी बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, हाँ हाँ काफी। पंचकुली रेंज के बहुत अच्छे।
आपने तो देखा ठहरा, पूरा हिमालय व्यू ठहरा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दिनेश जी, आप आगे फिर इसके उसमें चर्चा जारी रखते हैं, आप चर्चा को जारी रखें। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। आपकी ये सुखद वार्ता योगाहार के माध्यम से दो मित्रों की वार्ता भी संपन्न हुई। और जैसे आदरणीय आनंद सिंह सर से मेरी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय पवन सर ने उस समय जब वो आए होंगे कोई 80-85 के बीच में, तो खूब सारा लोगों को प्रेरित किया कि कैसे जंगल बचें। और जब मेरी बात हुई, और बात ही नहीं, मैं पिछले जून माह में आपके गाँव के आस-पास गया था, जी और जी उधर ऊपर जी, तो लोग गांव के लोगों का कहना था कि ठीक है, दिन में तो सही है, लेकिन रात को आप बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि बाघ भी उठा सकता है। बहुत सारे जंगली जानवर हुए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि एक कम जंगल वाला क्षेत्र को इस तरह से आपने आच्छादित कर दिया है कि ये आप अभी बताएंगे कि इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो आपके गांव के चारों तरफ जो जंगल है, वो लगभग कितने क्षेत्रफल में तैयार हुआ होगा? हमारा गांव का जंगल है करीब करीब 150 एकड़ का जंगल है हमारा पूरा गांव का। जी। हाँ, इतने ज्यादा होगा, इस 150 एकड़ के करीब ये लगा लो, 150 एकड़ हमारा जंगल होगा करीब। हाँ, तो इसको बचाने में करीब करीब ये लगा लो, जब हमने सबसे पहले एट फर्स्ट ये प्रोग्राम किया था, तो भगवान की कृपा ये रही कि यार लोगों में जागरूकता आई। जो हमारे पास पड़ोस के गांव भी थे, उन्होंने भी अपने जंगल बचाने स्टार्ट किए। तो आज करीब करीब काफी ये वो जो ये पवन जो उस समय हुआ, तो हमने एक जंगल अपनी बड़ी मेहनत से बचाया। तो उसके करीब करीब आज लक्षण ऐसे हैं, करीब करीब हर इंसान ये समझने लग गया है कि यार काश्तकारी है, अगर हमने काश्तकारी अपना जीवन कृषि पर आधारित करना है, तो सबसे पहले हमें जंगल चाहिए। तो करीब जी करीब इंसान की सोच में जो आपसे कह रहा था कि यार दो विचारधाराओं को एक तरह कैसे पिरोया जाए, तो वो सबसे बड़ी बात है कि यार दो विचारधाराओं को, अब एक अपोजिट होगा, एक पक्ष वाला होगा, एक विपक्ष वाला होगा, और पक्ष विपक्ष को दोनों को एक धारा में लाना बहुत कठिन बात है वैसे। वो संभव जी हो नहीं सकता है, लेकिन उसको संभव करना भी हमारा ही काम है। अगर हम समाज में जाएं, अगर हम सामाजिक कार्य करें, जब हमें फायदा होगा, तो विपक्ष वाला अपना आप खुद खिंच के चले आएगा। जी। ये बड़ी बात है कि आपके गांव का जो जंगल है, अपना जंगल एक बहुत बड़े एरिया में है, और इतना घना है कि वहां से जो वाटर रिचार्ज होता है, अलग अलग स्रोत हैं, जल स्रोत हैं। तो सर, आप के गांव में जो अभी पॉपुलेशन होगी, जो जनसंख्या होगी, अभी कितनी जनसंख्या है, और क्या सभी को जो जल पर्याप्त रूप में मिलता है, और जल की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पर जल की तो ऐसी व्यवस्था है, जल करीब करीब हर परिवार में एक है। तो करीब करीब जो जंगल की एरिया का हमारा पोर्शन है, तो वो उनके पास तो कोई नहीं है, उनके अपना पर्सनल पानी है। मान लिया जाए जंगल में पानी है, मैं एक पाइप ले आया, तो मैंने अपने स्रोत का अपना वहां पर कर लिया, तो मैं स्रोत से लाया, तो हो सकता है तो दो चार आदमियों को और को दे दिया अगर मेरी जरूरत से ज्यादा है तो। करीब करीब थोड़ा तो पोर्शन ऐसा है हमारा, करीब करीब 75% एरिया ऐसा है हमारा जो खुद जंगल का पानी यूज करते हैं, और 25% ऐसा है हमारा जो गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू स्टार्ट होता है, जहाँ पर मतलब पानी नहीं पहुँच पाता है। तो 25% ऐसे लोग हैं जो मतलब गवर्नमेंट के पानी के थ्रू अपना जीवन यापन करते हैं। नहीं तो 75% जो हमारा जंगल का स्रोत है, हम केवल 75% पानी हम जंगल से लेते हैं। जी, इसके मायने ये हुई कि हमारा जो जंगल है, हमने जंगल बचाया, और उसके पानी के स्रोतों को का उसमें बढ़ावा हुई, उसमें वृद्धि हुई, और जल के प्रति भी, जंगल के प्रति आत्मनिर्भर हुए, और उसके साथ ही हम जल के प्रति भी हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, उसमें वृद्धि हुई है। ये बड़ी ही खुशी की बात है। और अगर जल और जंगल की बात हमने की, तो ये जो जमीन है, क्योंकि उत्तराखंड के
ऐसे भागों में आपका एरिया आता है जहाँ की जो ज़मीन है वो सदा से एकदम आबाद रही है, उसमें माइग्रेशन अभी जैसे बात कर रहे थे वो कम हुआ है, साथ में जो अलग-अलग तरह की जैव विविधता वहाँ पे और फलों की विविधता भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपकी ज़मीन से मिलने वाले उत्पाद हैं, उस पर आपकी निर्भरता बढ़ी है या घटी है, इस पर भी आप बताइएगा? ना ये तो फिर वही बात आ गई कि अगर मान लिया जाए मेरे पास जमीन है, अब मैंने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है या कौन सा प्रोडक्ट मैंने उत्पादन करना है जिससे मेरा जीवन यापन हो सके, वो हमारी वाली सोच है। अगर मान लिया जाए मैं अगर उस प्रोडक्ट को उत्पादन कर रहा हूँ तो मुझे फायदा होगा तो शायद दूसरा भी उठाएगा। फिर ये वही वाली बात आ गई कि प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू भी चल रहे हैं, कुछ इंसान की अपनी पद्धति भी होती है कि यार मैं, जैसे हमारे यहाँ करीब करीब उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, ये जो हिल एरिया वाले जगह हैं, तो इनमें ऐसा है हम पूरी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं ऑफ सीजन होती हैं। सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि ये है। जो सबसे उपलब्धि ये है कि हमारे यहाँ जो भी फसलें होती हैं वो पूरा ऑफ सीजन होती हैं। सबसे बड़ा फायदा हमको ये है। अब क्रॉप्स को हम कैसे यूज करें, कैसे चूज करें, ये हमारी बुद्धि की बात है। अगर इंसान योग्य होगा तो शायद वो अपनी कदम को एक दो कदम आगे ही बढ़ाएगा, पीछे हटने के बजाय। तो ये है बात यहाँ पर। नहीं तो क्रॉप्स यहाँ पर ऐसी होती हैं जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में कोई फसल नहीं होती है, भगवान की कृपा से वो क्रॉप्स हमारे पास उत्पादन होता है उस समय। जैसे सेब का सीजन है तो ये कश्मीर के बजाय यहाँ हिमाचल के बजाय हमारे यहाँ 20-25 दिन आगे चलता है प्रोग्राम। और वैसे ही आलू की क्रॉप्स है तो पूरे हिंदुस्तान में आलू की क्रॉप्स जिस समय हमारे पास तैयार होती है वो कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं होती है। ऐसे ही मटर का प्रोग्राम है तो मटर की जो फसल है हमारे पास वो कहीं भी तैयार नहीं होती है, उसमें ऑफ सीजन में हमारे पास तैयार रहती है। तो ऐसे ही टमाटर या किसी चीज को भी ले लें हम, वो क्रॉप्स हमारे पास होती हैं जो किसी समय उपलब्धि नहीं होती है। अब कभी आप हल्द्वानी मंडी में जाइए, करीब करीब अपना अनुभव लेने के लिए आप अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो जो ये उत्तराखंड में जो ये हमारा हिल एरिया है, नैनीताल का एरिया है, तो यहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स होती हैं पूरी ऑफ सीजन क्रॉप्स तैयार होती हैं यहाँ पर। जी, आपने फसलों की बात करी और फसलों मैंने पिछली बार आके देखा था तो जब उस समय मटर का सीजन था वहाँ पे, ऑफ सीजन जो मटर थी, तो जो किसान भाई अपने खच्चरों के माध्यम से उसे मंडी के पहुंचा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कि 60 से 70 रुपया वो घर से ही बेच रहे हैं। रोड है। रोड रेट, हाँ जी जी, रोड रेट पे, जी जी। तो जी, ये सब सब्जियां हैं, फल हैं। तो अब जैसे कि मौसम भी परिवर्तित हो रहा है, मौसम जी जी परिवर्तन के कारण लगभग हमारे हिमालयी एरिया में भी बहुत ही परिवर्तन हो रहे हैं, फसलों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो आपको ये देखने में आया कि क्या हमारे कीट प्रबंधन, कीट हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है या जो दूसरी बातें हो जाती हैं, फसलों में असुरक्षा का भाव होता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या हम जैविक खेती पर्याप्त रूप से वहाँ पे कर पा रहे हैं या किस दिशा में बढ़ रहे हैं? जी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये गोभी का प्रोडक्ट उत्पाद करते हैं जो भी, या गोभी या टमाटर, ये दो चीजें हमारे यहाँ पर ये केमिकल मांगती हैं पक्का। और इसके अलावा हम ना आलू, राजमा, मटर, हम ना इसमें केमिकल का प्रयोग करते हैं, ना केमिकल का छिड़काव करते हैं। भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पर ये राजमा और क्या कहते हैं ये मटर और सेव तुम्हें एकदम 100% प्योर मिलेगा। कभी भी आप ट्राई कर लीजिए, लेबोरेटरी में भेज दीजिए। मगर यहाँ पर ये प्रोडक्ट इतने ओरिजिनल हैं, हम इसके बारे में आपको मतलब तुम लेबोरेटरी में जाके जांच कीजिए, मतलब इसका हम तुम्हें बिल्कुल एक उदाहरण देते हैं। लेकिन गोभी और टमाटर दो चीज ऐसी हैं बिना केमिकल के तैयार नहीं होती।
जी, जी। आपने खेती की बात करी और खेती के साथ ही जो गाँव की बात हो रही है और गाँव गाँव में आपकी जो पॉपुलेशन है, वो भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो अगर पशुओं की संख्या कहें या जो गौ वंश की बात करें जी, गौवंश की बात करें, तो लगभग कितनी हमारे पास यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन होगी या संख्या होगी पशुओं की, गाय की, बैल की? ये देखो, बैल वैल तो अब खत्म हो गए हैं, केवल ट्रैक्टर का प्रोग्राम आ गया। सब ट्रैक्टर यूज करने लग गए हैं, छोटे वाले। बैल वैल माने गौवंश काफी ठहरा, मतलब अपना लोग दूध का धंधा करते हैं, गौवंश काफी है। हम खेती पे आधारित रहते हैं यहाँ पर। खेती तो हमें खाद अवश्य चाहिए, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद जो बोलते हैं हम, वो अनिवार्य है हमारे लिए। तो हम कंपोस्ट बनाने के लिए हमें गौवंश अनिवार्य है हमारे लिए। और गौवंश को अब लोगों ने, पहले तो हम केवल ये कंपोस्ट के लिए यूज करते थे गौवंश, उस समय हमारे पास साधन नहीं थे, ये दूध डेयरी के कोई प्रोग्राम नहीं थे। लेकिन अब ये इसमें ये लगा लो कि गौवंश, अब जब लोगों में जागरूकता आई, उसने कहा कि यार देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो फिर अच्छी अच्छी नस्लों को लाना शुरू किया है यहाँ पर आदमियों ने। तो अब दूध का भी प्रोग्राम होता है, तो हमें कंपोस्ट भी मिल जाती है। एक बहुत ही ये लगा लो कि सोने में सुहागा वाली बात हो गई। हम एक तो हमें कंपोस्ट मिल जाती है, दूसरा हमें दूध से कुछ आमदनी हो जाती है, लोगों का अपना ये धंधा चला हुआ है। जी। और गौवंश तो अनिवार्य, गौवंश हमारे लिए अनिवार्य है। चाहे हमारे पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, हमारे पास घास का अपना साधन है, जो उनका चारा है वो हमारे पास खुद उपलब्ध हो जाता है, हमें चारे की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो चारा हमारे पास तैयार रहता है। अब के जैसे मान लिया सपोज बरसात है, हम बरसात में तो हरा चारा मिल जाता है, तो इसके बाद क्या करते हैं हम, जब हमारे पास खेतों में ज्यादा चारा रहता है तो हम इसको सुखा के मतलब अपना इकट्ठा कर लेते हैं। तो करीब 2-4 महीने, जैसे मान लीजिए जाए सपोज कोई बाजार से भूसा लाता है, तो सूखा चारा लाता है, वो सूखा चारा उसके बजाय आपके स्टोर कर लेते हैं, तो उस घास को हम बाद में वैसे यूज करते हैं। जी। जी आदरणीय। और साथ में आपने हमारी जो कल परसों की वार्ता हुई है, फोन इन वार्ता, उसमें ये बताया कि आपके जो गांव में है कम से कम 7 स्कूल हैं और पास में ही महाविद्यालय है, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस तरह से एक अगर एक अच्छे गांव की अगर परिभाषा कहीं घड़ती है तो सूफी गांव एक सुंदर गांव है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक संपदा आपके पास है और जो मनुष्य द्वारा अर्जित होने वाली जो दूसरी संपदाएं हैं वो वहां पे हैं। मैं अब आपकी वार्ता के बाद, क्योंकि आपके पास बहुत सारा बताने के लिए बहुत सारा है, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचता हूं। और हमारे बहुत सारे आदरणीय सदस्यों ने हैंड रेज किए हैं, यानी अपने हाथ उठाए हैं कुछ पूछने के लिए। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले तो इंद्र कुमार पटेल जी ने काफी पहले हाथ उठाया है, हाथ हैंड रेज किया है। तो श्री पटेल जी, आप अपना प्रश्न या अपनी जिज्ञासा आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी से, आदरणीय श्री से आप करना चाहें तो आपका स्वागत है, आदरणीय श्री इंद्र कुमार पटेल जी। शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय श्री डॉक्टर विनय कुमार सर जो हैं वो लखनऊ से हैं, उनका हैंड रेस था। जी जी सर, आप रखिएगा अपना प्रश्न। अभी जो बात हो रही सिमवाल जी, वो दवा जो कहते हैं टमाटर और भिंडी, उसमें गोभी में बगैर दवा के नहीं होता है ना जी। अभी जो होती सब्जी की दवा डालना ही पड़ता है। तो वो चीजें जो वही कहते हैं ना, लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, नीम ऑयल है, ये चीजें अपनावे। और कोई दिक्कत है जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी में है ना एंटोमोलॉजी विभाग, वहाँ संपर्क करें। और वैरायटियां, जैसे अभी मैं ट्रेनिंग करके आया ना बनारस से, तो जो देसी वैरायटियां हम लोग टमाटर में ढूंढते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा है, या चाहे जो जिस चीज हो, तो वो देसी वैरायटियां हैं हाइब्रिड के अलावा, जो उनमें टेस्ट आता है और वैरायटियां हैं वो, तो उनको उगावें। और वो चीजें कहते हैं लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, स्टिकी स्ट्रिप है, वो सिंपल चीजें बना के देखें। तो दवा डालने में किसके लिए दवा डालते हैं? वही फल छेदक के लिए डाल रहे होंगे।
या गोभी में होता है वो जो डायमंड बैक माथ आता है, जो पत्तियां खा जाता है, कीड़ा होता है, वो लाइट ट्रैप बहुत इफेक्टिव बिल्कुल पाया जाता है, इसके लिए अनिवार्य है वो। नहीं तो जो ये कैबेज की खेती नहीं करता है, जो टमाटर की ये खेती नहीं करता है, तो उसके पास तो तुम्हें 100% जैविक मिलेगा। अगर जो इंसान गोभी और टमाटर की खेती करता है, केवल वही केमिकल दवाओं का यूज करता है, अन्यथा यहाँ पर केमिकल दवाओं का यूज 9%। मतलब हम आलू में भी अगर मान लिया जाए, हम जैसे पोटैटो की खेती करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर करीब करीब हमारे पास भगवान की कृपा से हमारे पास जंगल है, सब कुछ है, हमारे पास इतनी कंपोस्ट है कि हमें करीब करीब फर्टिलाइजर की तो ये लगा लो कि 75% हम कंपोस्ट डालते हैं। अगर सपोज मान लिया जाए, अगर अगर किसी के पास ज्यादा लैंड है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो वो जो ज्यादा लैंड में खेती करता है, जो ज्यादा उत्पादन करता है, सपोज मान लिया जाए कोई 30 कुंटल आलू लगाता है या कोई 20 कुंटल आलू लगाता है, अगर उसके पास उतने अपने गोवंश नहीं है, तो वो क्या करता है, तब फर्टिलाइजर का यूज करता है। अन्यथा यहाँ पर उसमें भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। कभी आप शायद आप इस प्रोग्राम से जुड़े हैं या कभी भी, तो जैसे मान लिया जाए, कहते हैं कि आपके पास ये पोटैटो की क्रॉप्स आती है, तो उसके बाद ये कहते हैं कि यार हल्द्वानी का आलू है। ये हल्द्वानी नहीं है, हल्द्वानी तो एक केवल मंडी हुई, आलू तो एक बहुत दूर से जाता है। यहाँ पर हमारे पास हल्द्वानी मंडी कम से कम 70 किलोमीटर दूर है हमारे हमारे घर से। तो करीब करीब इस इलाके में काफी काफी किसी के घर 100 किलोमीटर होंगे, किसी के 150 किलोमीटर होंगे, जो आलू की क्रॉप्स जाती है, तो वो हल्द्वानी वाला आलू कहते हैं। तो ये हल्द्वानी वाले आलू में भी तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जो यहाँ के लोग हैं ये बेईमानी करते हैं। जो क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर पे आलू स्टॉक कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लिया जाए, यहाँ गर्मियों में प्लेन्स में तो गर्मियों में आलू की खुदाई होती है, तो वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं उसको। बाद में क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ के हिल एरिया का आलू चलता है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग, वहां से मंडी से खरीद के उसको ले जाएंगे, अपना कोल्ड स्टोर से आलू निकालेंगे, उसको मिक्स करके। आप कभी भी आपको मैं एक अनुभव दे देता हूँ। तो कभी भी अगर आप जैसे लखनऊ में हैं, तो आप आलू खरीद रहे हैं, तो कहने को आपको हल्द्वानी का आलू मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, तुम सपोज एक बार टेस्ट के लिए 5 किलो आलू आलू खरीद लो, तो उसमें से तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जो 5 किलो तुम आलू लोगे, उसको तुम 2-4 दिन रख दो, करीब करीब तुम्हारे 1 हफ्ते पूरा चल जाएगा 5 किलो आलू। अगर आप ज्यादा ही सब्जी का यूज करते हो, नहीं तो 5 किलो आलू 10-12 दिन चल जाएगा। तो उसमें से आप देख लेना, तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा। जो आलू अंकुरित हो जाएगा, जिसके बीज वो अंकुरित हो जाएगा, तो वो आलू आपको कोल्ड स्टोर का मिलेगा। नहीं तो हल्द्वानी का आलू इस सीजन में तुम्हें अंकुरित नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, और नहीं तो हम केमिकल का यूज केवल ये गोभी और ये टमाटर पर यूज करते हैं, जो लोग इसका उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये भी पूरा एक ऐसा सीजन है हमारा, ये ऑफ टाइम इसकी क्रॉप्स होती है हमारे यहाँ, तो तब यूज करते हैं। नहीं तो इसमें एक सूढ़ी लगती है, टमाटर में सड़न पैदा होती है हमारे यहाँ, क्योंकि बरसात का टाइम रहता है, तो पत्तियों में एक कालापन आता है, तो कालेपन से वो फलों में उसकी बीमारी लग जाती है, तब यूज करते हैं यहाँ के लोग। नहीं तो यहाँ का टमाटर और कैबेज 2 केमिकल युक्त हैं, बाकी पूरा प्रोडक्ट आपको राजमा गहतिया भट वगैरह जो भी इतनी यहाँ की क्रॉप्स हैं, आलू सेब, तुम्हें ये मिला 9 केमिकल, बिल्कुल कतई नहीं मिलेगा इसका कोई प्रोग्राम। जी आदरणीय, हम अपने जो फसलें हैं जिनमें केमिकल डाल रहे हैं, उनको भी केमिकल मुक्त करेंगे और आगे भी वार्ता जारी रखेंगे। मैं अन्य सदस्यों से, आदरणीय सदस्य से निवेदन करता हूं, जो आज के मुख्य अतिथि से निवेदन जो प्रश्न रखना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा हो, वो जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जी आदरणीय हमारे अनूप जी, श्री अनूप जी, आप का हैंड रेज है। श्री अनूप बिश्नोई जी स्वागत। हेलो सदन में उपस्थित सभी को ओम नमन। मैं आज के मुख्य अतिथि से जानना चाहूँगा कि केमिकल तो लगभग नहीं पड़ता है, मैंने देखा है हमारे एरिया में भी, इधर भी आलू थोड़ा बहुत लगता है, जो फार्मर लगाते हैं उनसे मैंने बातचीत की,
वो कह रहे हैं कि हम जिस तरह स्टार्टिंग में अंदर 4 कट्टे DAP डालते हैं 1 एकड़ के अंदर, और उन जी आलू के अंदर 10-10 4 सर, ये 4 बैग। एक बात कीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं वो तो बताइए। मैं हरियाणा के हिसार जिला से हूँ। अच्छा, हाँ चलो ठीक तो है। वहाँ उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर 4 बैग DAP डालते हैं और 8 से 10 बैग यूरिया डाल देते हैं। तो ये बाप चीज रे, ये आपके भी तो वहाँ होती है या ओनली, मान लो ऊपर से तो केमिकल नहीं डालते हैं, वो नीचे इतना खुराक देते हैं उसको ताकि वो उसको सही पकड़ने के लिए, तो आप उस मात्रा में डाल रहे हैं या किस मात्रा में डाल रहे हैं, ये मेरा सवाल है। ना हमारे यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज, पहले तो ये फर्टिलाइजर हमारे यहाँ बहुत कम यूज होता है। कितना? 10%। 10% का मतलब ये लगा लो, अगर मान लिया जाए मैं 10 क्विंटल आलू लगा रहा हूँ, तो मुश्किल से मतलब ये लगा लो, अगर मान लिया जाए मेरे पास कंपोस्ट अगर नहीं है, मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, तो मिनिमम ये लगा लो कि मैं 10 क्विंटल में 50 केजी फर्टिलाइजर यूज करूंगा, बाकी नहीं। क्योंकि अगर मान लिया जाए मैं जितनी फर्टिलाइजर यूज करूंगा, अगर मेरे पास कंपोस्ट की वो खाद है, तो वो क्या होता है, हमारे यहाँ हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे तो वो पेड़ क्या होता है, केवल पेड़ में ऊपर चढ़ जाता है। वो पेड़ इतना ऊपर चढ़ जाता है कि यार हमारी कमर कमर तक आने लग जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हम ये फरवरी मार्च पे आलू की क्रॉप से स्टार्ट करते हैं, तो जुलाई में अपना वो करते हैं। तो अगर मान लिया जाए बारिश हो गई, तो 2-4 बारिश हो गई, तो ये लगा लो कि आलू की क्रॉप्स हमारी कमर तक पहुंच जाती है, वहां तक हाइट चली जाती है। तो इसलिए हम वो केमिकल का यूज बहुत कम करते हैं। अगर हम केमिकल का यूज कम करेंगे तो वो शायद पौधा उतना वो नहीं होगा, वो अपनी साइज पे रहेगा, 1 फीट 1.5 फीट रहेगा, वो ज्यादा नहीं रहेगा। जी, जी। इसका मायने ये हुआ कि असल में जिस एरिया में आप हैं, खासकर हिमालयन एरिया में, वहाँ पे पत्तियाँ इतनी सड़ जाती हैं और दूसरे जो कंपोस्ट इतनी अच्छी हो जाती है कि आलू की बात कर रहे हैं, तो आलू के लिए तो बहुत ही अच्छी खुराक वहाँ मिल जाती है और जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है होती है। आपकी ही लगभग क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं, औली से जुड़े हुए हैं श्री मदन सिंह राणा जी। वो भी आलू की खेती करते हैं और यदि उनका प्रश्न या उनके गांव भी आपके गांव जैसे ही लगभग हैं, यानी अगर उनका कोई संवाद का कोई बिंदु हो, कोई प्रश्न रखना चाहें, तो श्री मदन सिंह राणा जी, आपका स्वागत है। हेलो जी जी। हेलो जी, आप बात रखें, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से वो संवाद नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब क्योंकि मैं चलता हूँ आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी यादव भाई साहब के पास, मध्य प्रदेश, और वो अपनी जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो तो अवश्य रखें। जी, सदन को प्रणाम और आज के चीफ गेस्ट महोदय को सादर प्रणाम। और जैसा कि आज आप वनों का संरक्षण करके, मैं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से हूँ और यहाँ पर हमारे किसान भाई, आपने जो कहा है, किसान भाई अपनी इमारती लकड़ी के लिए वनों का प्रयोग करते थे और जलाने के लिए, और सिर्फ अब जब से ये बहुत बड़े बड़े हाईवे, रोड और तमाम रेलवे लाइन और बनने लगे हैं, इनका सामूहिक रूप से इतना विनाश, वन का विनाश हो गया है, वनों का विनाश हो गया है, जिसके कारण हमारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर सड़क पर का निर्माण कराया जाता है तो पेड़, कहीं कहीं पेड़ों की जरूरत नहीं है काटने की, उसके ज्यादा भी काट दिए जाते हैं। अनावश्यक रूप से भी पेड़ों का जो है संहार किया जा रहा है। हमने छोटा सा यहाँ प्रयास किया था, यहाँ हमारे टीकमगढ़ जिले से जो एक भव्य मंदिर है शंकर भगवान का, भोलेनाथ का, जो स्वयं प्रकट हुए हैं वहां पर, उस रोड का जो निर्माण हुआ तो अनावश्यक रूप से पेड़ कट रहे थे, लेकिन अपन ने उनको नहीं कटने दिया, जितना रोक पेड़ भी कटे रहे। और बहुत अच्छा लगता है अगर, क्योंकि जब पेड़ बनाते तो
का अनावश्यक से 15 का 50 फीट दूर तक का पेड़ काट देते हैं, जबकि पेड़ एक सड़क की शोभा होते हैं। पेड़ से हमारा पूरा जो है शुद्धि का ये हमारा इससे संबंध है। तो हमारे योगहार परिवार में आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने जो मार्गदर्शन दिया, हम सब भी प्रयास करें पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का, जिसमें हम पीपल, तुलसी और नीम, बरगद का विशेषकर हम पेड़ लगाएं, ताकि हम सब किसान भाइयों के हमारे घर में ऑक्सीजन बनी रहे। जब गांव में कहीं मंदिर देखी है, उसका कारण यही था कि इस तरह हमारी माताएं ने, हमारे गांव के भाई बहन, छोटे छोटे से गांव हुआ करते थे, एक पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ हम सबको जो है ऑक्सीजन देता था। हर घर में तुलसी का पेड़ होता था, तुलसी से हम सबको ऑक्सीजन मिलती थी। देसी गाय हमारे हर घर में होती थी, जिससे हम उसका शुद्ध दूध लेते थे, उससे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती थी और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेती थी। हमारे महोदय कहते हैं कि हमारे बैलों और गाय का सबका विनाश हो गया है, प्राकृतिक आपदा आ रही है, हम सब बीमार हो रहे हैं, इससे हम सबको बचना है, वापस आना है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ सदन को और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद को। जी धन्यवाद। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, तो ये जो बातें हैं, अगर मान लिया जाए हमारे पास अगर जंगल नहीं है, तो हमारे पास अगर जंगल ही एक ऐसी चीज है जो पर्यावरण को शुद्ध रख सकता है, जो हमें अपने जीवन की, एक पेड़ हमारे लिए इतना अनिवार्य है कि जो हमें हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। वो पौधा नहीं है, वो हम उसको बेकार यूज करते हैं, वो उसको इतना बेकार नहीं समझना चाहिए। जब तक हर इंसान की जिंदगी में ये चीजें नहीं आएंगी, वो पेड़ की अहमियत को नहीं समझ रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि यार ये पेड़ है तो मेरा जीवन है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक ये होना असंभव है। जी आदरणीय, और आपकी बात से जो कि लगभग 80 के दशक से आपने वन संरक्षण को लेकर के आप आगे बढ़े और अपनी वार्ता में बताया कि गांव में जल की इतने स्रोत बढ़ गए कि लगभग 25% लोगों को ही सरकारी पानी की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है और 75% लोग जल के प्रति आत्मनिर्भर हैं और उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। अपने जो संरक्षण किया उसको आप पा रहे हैं, वापस पा रहे हैं। साथ ही आपने जमीन का संरक्षण किया है, वहां से आप अच्छे से फसलें ले रहे हैं और फसलों से जो उत्पादन है उसका भरपूर मुनाफा गांव वालों को मिल रहा है। और जब आपने प्रकृति के संरक्षण को करना चाहा तो आप जो सड़क, पानी, यातायात और स्वास्थ्य या शिक्षा सुविधाएं गांव तक ले आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है सर। और सदन की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है कि इस बात की आवश्यकता है। हमने पिछले हफ्ते भी गांवों पे बात की थी, तब आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम कह सकते हैं कि सूपी गांव एक ऐसा आदर्श गांव है जिसको हम देखकर उसकी कॉपी कर सकते हैं, उसको अपने गांव में अपने गांव में ला सकते हैं। हालांकि कॉपी करना बहुत कठिन है, ये लगभग दशकों के संघर्ष की बात है। पर एक प्रश्न और जो मेरे मन में आ रहा है कि गांव में हमने जंगल बचा दिए, हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन क्या वहां पे उत्तराखंड के दूसरे गांवों की तरह जंगली जानवरों का आतंक है या इस आतंक से या उनके आवाजाही से मुक्ति है? जी करीब करीब मैं एक बात बताऊं आपको, करीब करीब हमारे यहाँ जो ये जंगली जानवरों का वो है, तो हमारे यहाँ ये जो जंगली जानवर हैं, ये क्या होता है, ये हमारे पास नजदीक में ये रामनगर नेशनल कार्बेट पार्क है। तो हमें यहाँ पर से ये होता है, जब ये बरसात होना स्टार्ट होती है तो वहाँ जंगल कटाव, उनकी बाउंड्री खराब होती है या कहीं धस जाती है, कहीं से जानवरों को निकलने का सहारा मिल जाता है। केवल वही जानवर जो वहाँ कार्बेट पार्क पर निकलते हैं वही आदमखोर होते हैं, नहीं तो आदमखोर जंगली जानवर नहीं होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, हम भी यहाँ पर जंगल में रहते हैं, तो केवल जैसे सपोज मान लिया जाए हम दिन में जंगल में जा रहे हैं, अगर सपोज मान लिया जाए किसी जानवर के सामने हम पहुंच गए, वो तभी अटैक करेगा, नहीं तो रात को कोई जंगली जानवर अटैक नहीं करता है। ये बात 100% गारंटी है। तो यही जो ये आदमखोर बन जाते हैं, ये हमारे पास यहाँ रामनगर हमने
कई बार इसके मामले में वो भी किया कि यार इस कार्बेट पार्क की मतलब पूरी सुरक्षा की जाए, जो वहां से जानवर, बाघ हैं, ये छोटे छोटे जो जानवर निकल जाते हैं, तो यही सबसे बड़े खतरनाक होते हैं। आदमखोर कोई, सपोज मान लिया जाए कोई 100 में से मान लीजिए 95% जंगली जानवर कभी इंसान के ऊपर अटैक नहीं करता है। हम भी यहाँ पर जंगल में रहते हैं, हमारे चारों तरफ जंगल है, हम जंगल के बीच में रहते हैं, भगवान की कृपा से ऐसी। मगर हमारे पास, मेरे ऊपर भी अटैक किया भालू ने, और क्या कहते हैं, मेरे भाई के ऊपर भी अटैक किया था, उसकी तो डेथ हो गई थी। तो ये नहीं, तो हम जब जंगल में जाते हैं तो अचानक से हमें कोई जानवर मिल जाता है, तो वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए तब अटैक करता है। नहीं तो अगर मान लिया जाए जो आदमखोर जानवर बन जाता है, वो कोई मतलब जंगली जानवर आदमखोर नहीं होता है। कई बार 100% वो होता है। हमें रात में भी जानवर मिल जाते हैं, लेकिन रात में जब हम चलते हैं तो जानवर मिलेगा तो वो जरूर किनारे भाग जाएगा, मगर उसको आहट मिलनी चाहिए। हमारे पास कोई साउंड ऐसी प्रूफ हमें, मतलब अब हम जंगल में गुजर रहे हैं तो हमें रात को चुपचाप नहीं चलना चाहिए, कुछ न कुछ साउंड या आवाज हमारे पास होनी चाहिए कि यार हम आ रहे हैं, उसको भी सतर्कता होनी चाहिए। तो ऐसे जंगली जानवर कभी रात को अटैक नहीं करता है, कभी भी नहीं सुना है हमने कि यार रात को जंगली जानवर ने फलसाना आदमी मार दिया है। तो दिन में ही होता है ये प्रोग्राम पूरा। अगर अचानक मिल जाए तो तभी वो जानवर अटैक करता है कि अपनी लाइफ जी, वो जो जी। बचाए या मैं जो बचाऊं। जी सर, जी सर। और आपके संघर्षों का और असफलताओं का एक बहुत बड़ा पड़ाव रहा है, वो जिसको कि हम अगर लिखना चाहें तो बहुत सारे लोगों को लिखना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि ये बातें हम उतना कवर नहीं कर पाए, ना तो सुन पाए हैं। लेकिन आपसे निवेदन ये रहेगा कि आने वाले समय में जब भी आपके पास समय हो, तो आप इस मंच से जुड़िएगा। लेकिन एक प्रश्न फिर भी मैं आदरणीय पवन सर के तक मैं पहुंचूं, उन तक अब मेरी आवाज पहुंच रही हो, उससे पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि से कि ये जो जल को, जंगल को, जमीन को और गांव को ये सुविधाएं मुहैया कर, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर कमेटी में आप अध्यक्ष रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो ये समूचे संरक्षण में आप को क्या लगता है, आपकी कितनी खुशी है, आप कितने संतुष्ट हैं? जी। इसके बारे में तो ऐसा है, वो एक अगर मान लिया जाए, एक ये ऐसी चीज है, सपोज आप मान लिया जाए परिवार के हेड हैं, तो परिवार का हेड होने का मतलब ये है कि यार पूरी फैमिली आपको इज्जत दे। तो एक ये सबसे बड़ा प्रोग्राम ये होता है कि जब इंसान की वो होती है तो वो एक परिवार से ही आगे निकलता है, तभी वो समाज में जा पहुंचता है। जब समाज, पहले परिवार से इज्जत मिलना अनिवार्य है, फिर उसके बाद समाज आता है। फिर जब हम समाज में जाएंगे तो समाज हमें इज्जत देना शुरू हो जाएगा, तो शायद उस दिन आप खुद ही आगे निकल जाएंगे। या मतलब दसों की, सपोज मान लिया जाए कहीं पर वो आ रहा है तो वहाँ पर कोई डिसीजन देना, या मतलब कोई काम हो रहा है, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, अगर कुछ योग्यता पास होती है तो तभी आदमी समाज में निकल पाता है। लेकिन शायद समाज में तो सभी रहते हैं, लेकिन हर आदमी पॉपुलर नहीं होता है। जी धन्यवाद। और आदरणीय पवन सर से निवेदन करता हूँ, यानी उनका कोई ऐसे कोई विचार हो जो साझा करना चाहते हो तो स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आपने आज फैसिलिटेशन किया, बहुत अच्छी तरह से आज हमारी वार्तालाप भी हुई है। तो आनंद सिंह जी का बहुत अभिनंदन, आपने समय निकाला और अपने अनुभव बताए। और इस तरह से हम आने वाले समय पर आपके जो प्रश्न जैविक खेती को लेकर के हैं, विशेषकर टमाटर और गोभी की फसलों के ऊपर, क्योंकि पहले भी जब मुझे याद है कि जब ये पहली बार इनका इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये केमिकल आधारित ही इसका शुरुआत हुई थी। अब लेकिन परिवर्तन करना है, क्योंकि हर चीज में हमें परिवर्तन की जरूरत है। तो आज की तारीख में भी अगर आप सब्जी उगा रहे हैं तो बाकी लोगों को जहर क्यों खिला रहे हैं? बाकी तो आप जैविक खा रहे हो, लेकिन बाकी लोगों को भी तो स्वच्छ खाने का अधिकार है। तो इस अधिकार के दृष्टिकोण से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, और मैं भी आपको कुछ एक लिंक भेजूंगा, उसको आप ट्राई करिएगा, और इस मंच से जुड़ते हुए आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पाएंगे। कई सारी आपको समस्याओं का समाधान भी मिलेगा।
और साथ ही एक प्रश्न जो छूट गया है, जो दिनेश जी ने शायद नहीं पूछा या मैं मिस कर गया हूँ, वो ये था कि इन चीजों को बचाने के लिए जो महिलाओं की भूमिका है वो क्या रही। महिलाओं ने अपना किस प्रकार से योगदान किया। और मुझे याद है कि यहाँ पर जो सुपी पूरा गांव की एक ही वन पंचायत है, लेकिन यहाँ जी पर बनाए गए महिला मंगल दल या जी महिलाओं के समूह जो कि गांव आधारित थे, छोटे छोटे जी ग्रुप आधारित थे, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। तो इस जी विषय पर भी अगर आप कुछ बताएंगे तो बहुत जी अच्छा रहेगा कि महिलाओं को कैसे प्रोत्साहित किया गया, उनको कैसे आगे लाया गया और उनके साथ मिलकर के कैसे ये जंगल की सुरक्षा की। हाँ सर, वो मेन एजेंट तो महिला ही ठहरी। हाँ हाँ, जी अब इससे जंगल के बारे में ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारी परिस्थिति है, तो आदमी जो है वो अपने जंगल में कम जाता है, आदमी कम जाता है, मतलब करीब करीब उनकी भूमिका को कैसे बढ़ाया गया और कैसे उसको आगे ला करके उनकी सहभागिता को सुनिश्चित कर दिया गया। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ऐसा हुआ, महिलाओं को ही समझाना अनिवार्य बना हुआ, बन जाए। मैं ये कहूँगी, रोमी राम जी अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। रोमी राम जी तेरा माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी, आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि जो जो वार्ता में शामिल हैं वही माइक खोलें, अन्य बंद। हाँ, तो इसमें ये हुआ कि महिला जो यहाँ पर है वो मेन एजेंट है जंगल की। तो मैं एक बात बताऊं, जो पुरुष वर्ग है वो कम से कम 100% से केवल 5% होता वर्ग जंगल या जैसे सपोज मान से गर्मी स्टार्ट हो गई, तो गर्मियों में क्या करते थे लोग, ये जनवरी फरवरी के बाद तो लोग क्या करते थे, बरसात के लिए कच्ची लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कच्ची लकड़ियां काट के रख ली, अपना स्टॉक कर लिया और वो बचा ली। तो जब बरसात आई, उस टाइम गैस का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था गैस वैस का, तो वो अपना क्या कर लेते, बरसात के लिए लकड़ियां स्टॉक कर लेते थे गर्मियों में। वो जंगल की कच्ची लकड़ियां काट के, अगर किसको सूखी मिल गई ठीक ही हुआ, नहीं तो जिसको सूखी नहीं मिली वो कच्ची लकड़ियां घर में लाके स्टॉक कर लेता था। अब उसके बाद अब ये जब खैर चलो, इन्होंने पवन जी ने यहाँ पर प्रोत्साहित किया, जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद हमने सबसे पहले तो लकड़ियां बंद की। जो जंगल से कच्ची लकड़ी लाते थे वो सबसे पहले उसको बंद करना स्टार्ट किया। अब उसको बंद करके अब फिर हमारे यहाँ ऐसा होता था, उस समय जब जंगल की प्रॉब्लम होने लगी, हमारे पास जंगल ऐसा था, जब दूर से भी कुछ देखो तो जंगल में अगर कोई जानवर चल रहा है इधर उधर या आदमी जंगल जा रहा है तो वो दिखाई देता था। करीब करीब हमारा जंगल ऐसा था कि एक खाली सूनापन जैसा हो चुका था। वो उसमें खाली पेड़ पौधे थे, मतलब दूर से भी कोई देखेगा तो वहाँ आदमी या कुछ भी चल रहा होगा दिखता था। लेकिन फिर उसके बाद पहले तो कच्ची लकड़ियों का काटना बंद किया। उसके बाद फिर जो हरी पत्तियां काटते थे, अब ये गर्मियों में हरे चारे की कमी हो जाती थी हमारे पास, तो हरे चारे के लिए लोग क्या करते थे, जंगल से पेड़ों को काट के हरी पत्तियां लाते थे, हरा चारा लाते थे। तो फिर वो बंद किया। और होते होते आज फिर गैस का प्रोग्राम चला, लकड़ी कटनी बंद हो गई। तो अब इसके अब जंगल जब बड़ा हो गया तो उन्हें पत्तियां लाने की जरूरत, उन्हें पत्तियां इतनी जंगल में इतनी पत्तियां पड़ गई कि उनको इकट्ठा करना भी मुश्किल हो गया। मतलब लोगों को इतनी काफी पत्तियां मिलने लग गई। तो मतलब करीब करीब इसी तरह से जंगल को बचाया। मतलब करीब करीब जो औरतें थी, जो हमारे पास महिलाएं थी जितनी भी, तो उनको समझा बुझा करके, यार ये हरी पत्तियां मत काटो, सूखी पत्तियां इकट्ठा करो गाय गोबर के लिए। अगर मान ले जाए सपोज तुम्हारे पास 3 जानवर हैं, तो 3 जानवर अगर मान ले जाए तुम्हारे कहने से पूर्ति नहीं हो सकती है। अगर 3 जानवर पाल रखे हैं
तो अगर मान लिया 3 जानवरों का पेट नहीं भरता है तो 1-2 पालो, 2 नहीं पलते हैं तो 1 पालो। तो इस तरह से लोगों को उनको मतलब हमने एक सिचुएशन दी कि 1 जानवर होगा अच्छा होगा तो अच्छा भी होगा, अगर 3 जानवर होंगे तो तीनों के तीनों कमजोर होंगे। तो कुछ इस तरह से कुछ लोगों के मन में एक धारणा डाली, तो करीब करीब आप उसका डिसीजन ये निकला कि अच्छा ही निकला। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया, मगर डिसीजन अच्छा निकला। जी आदरणीय, जी बहुत ही सुंदर और ये बहुत ही महत्व का यानी ये नींव की ईंट मैं भूल गया था। और आदरणीय पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न कि मातृशक्ति का योगदान सूपी के गांवों को बचाने के लिए आप सभी के माध्यम से जो हुआ है, उन मातृशक्ति को नमन है। और बहुत ही सुंदर ये संवाद रखा। मुझे तो लगता है अभी भी बहुत प्रश्न छूट रहे हैं, दूसरे दिन हम पुनः आदरणीय आपको सुनेंगे। और आदरणीय श्री शरद वर्मा सर का हैंड रेज था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप मध्य प्रदेश से हैं और एक बहुत ही अच्छे कृषि वैज्ञानिक हैं। आपको बहुत ही अच्छे किसान हैं और आप तक आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय श्री शरद वर्मा सर, आप संवाद करना चाहते थे, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला मुकेश भैया की बहुत अच्छी रही। और मैं मुख्य अतिथि से ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्य अतिथि आपके जो गांव है और गांव का आपके प्रति क्या व्यवहार है, क्या गांव के साथ आपके तालमेल है, इस विषय में थोड़ा सा। जी सर, मैं आपको कैसे बताऊं, ये तो अपनी उपमा अपने हाथ से करनी हुई। तो ये हुआ, चलो ठीक है, ये अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी क्वालिटी है, लोग कैसे जीते हैं ये अपनी अपनी वो है। जो हमारा सबसे अच्छा प्रोग्राम ये रहा कि जब हम गुजरे यहाँ से, तो मेरा सबसे फर्स्ट प्रोग्राम ये रहा कि मैं जब करीब ये लगा लो मैं 25 ईयर का था, तो तब मुझे लोगों ने हमारे यहाँ ये जो रामला मंचन होता है, तो उसमें लोगों ने मुझे वॉलंटियर इंचार्ज बना दिया। कुछ नेचर मेरा कुछ इस टाइप का था कि मैं न किसी से कोई दादागिरी वाला प्रोग्राम, न किसी से कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा, मतलब एक मेरा नॉर्मल लाइफ का प्रोग्राम था। तो वहाँ से मेरी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। तो फिर लोगों ने जब ऐसे रामला में मैं वॉलंटियर इंचार्ज था, तो फिर धीरे करके वो अपनी एक क्वालिटी होती है, फिर ये लगा लो कि अपना व्यवहार होता है, आदमी से बोलने का तरीका, आदमी को कैसे हैंडल किया जाए। अब जैसे रामला होती, उसमें एक अच्छा आदमी भी आता है, एक कोई दारूबाज भी आ जाता है, किसको किस तरह से हैंडल करना है। तो मेरी लाइफ वहाँ पर से शुरू हुई सर इसके बारे में। तभी मैं अपने गांव में प्रपोजल हूँ। आपके भगवान की कृपा से करीब हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं, रामला होती है, भागवत होते हैं, या होली का त्योहार आता है, उसमें मैं पूरे गांव का पूरा अध्यक्ष हूँ। मतलब तीनों प्रोग्रामों में लोग मानते भी हैं। तो मेरा जो ये लाइफ का प्रोग्राम हुआ यहाँ पर से शुरू हुआ। हेलो, बहुत सुंदर जी। हाँ, सुन रहा हूँ जी। आप गांव के कन्हैया थे, ऐसा खबर है हमें। नहीं, कन्हैया कहा था, कन्हैया नहीं। हाँ खरा, चलो सब लोग इज्जत देते हैं तो अच्छा ही लगता है। हाँ ये प्रणाम। हाँ, तो ये हुआ मेरा। धन्यवाद। जी आदरणीय। हाँ, क्योंकि जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी का नाम है श्री आनंद सिंह जी, वो जो आनंद उनके चेहरे पे झलक रहा है, ये आनंद उनके द्वारा किए गए संघर्ष की सफलता को बयां करता है। और जैसे आदरणीय पवन सर और हमारे मुख्य अतिथि जी के बीच जो वार्ता हुई, और जो मातृशक्ति है, जो युवा शक्ति है, जो गांव की शक्ति है, और अभी भी उनके गांव में 1100 परिवार हैं ऐसे उन्होंने बताया है। और
जो गांव के अलावा जो दूसरे आसपास के गांव हैं वहाँ के लोगों का 1700 जो परिवार है हमारे पास, 1700। हाँ अच्छा जी 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 हाँ तो इस हाँ जी 1700 परिवार हैं और 1700 परिवारों के अगर 3 या 4 सदस्य परिवार रखें तो वो जनसंख्या हम समझ सकते हैं। दूसरे गांवों के भी उनके प्रति जो सम्मान है तो वो अपने बात अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे कि मेरा कितना सम्मान है, लेकिन जो प्रसन्नता है, जो ओज है, जो झलक रहा है तेज, उससे हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने गांव के लिए उन्होंने क्या किया है और क्या है। बहुत बहुत अभिनंदन पुनः आपका। मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूं डॉक्टर किशोर दुबे सर, आप का स्वागत है, आप इस वार्ता में शामिल होइए। आप जी अपनी जिज्ञासा अपना प्रश्न रखिएगा। आप महाराष्ट्र से हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम मुख्य अतिथि जी। प्रणाम आपको भी। जी मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने सभी जैविक होने के बावजूद टमाटर और गोभी की बात की कि वो केमिकल के बगैर होता ही नहीं, तो यह जो सवाल है, और आप तो गांव के मुखिया भी हो और बहुत अच्छा आपका सभी से संबंध है, तो यह जो समस्या है कि केमिकल के बगैर टमाटर और गोभी होती ही नहीं, तो आजू बाजू में जो भी गवर्नमेंट के एजेंसी होंगी, कृषि सहायक होंगे या कृषि अधिकारी होंगे या अगल बगल में कोई कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहां तक ये समस्या आपने पहुंचाई क्या? और उस पर उन वैज्ञानिकों ने या वहां के जो भी लोग हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि पूरे देश में तो अभी जैविक खेती का मिशन भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी संपर्क में आपके थे वहां तक वो आपने संदेश वो पहुंचाया क्या? और पहुंचाया तो उनकी उस पर प्रतिक्रिया क्या थी, उनके क्या सुझाव थे, ये हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद। तो तुम्हें मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर जो जैविक खेती का प्रोग्राम है वो बहुत पहले हो चुका था। उत्तराखंड में सबसे पहले स्टार्ट ही यहाँ ही हुआ, क्योंकि आप जानते होंगे एक हमारे यहाँ विनीता मैडम है जो आपके देहरादून में है, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे यहाँ पर प्रोग्राम चलाया था जैविक खेती का। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने जैसे हमारे यहाँ पर ये गोभी और टमाटर की हम खेती जो मैं बता रहा हूँ, जो ये 2 चीजें हैं, तो उन्होंने जैसे ये नीम ऑयल और क्या कहते हैं गोमूत्र, कुछ ऐसे प्रकार के कुछ प्रोडक्ट दिए थे उन्होंने, लेकिन उनका उतना असर नहीं होता है जितना केमिकल करता है। क्योंकि वो जैसे सपोज मान लिया जाए हम गौमूत्र का यूज करते थे, तो ये नीम ऑयल का यूज करते थे, तो वो क्या करते थे, कीड़े मतलब जो पत्तों में लगे रहते थे वो नीचे गिर जाते थे। वो नीचे गिरने के बाद क्या होता था, वो जब रात होती थी तो ठंडा होता था, वो जब वो पड़े रहेंगे तो उसके बाद क्या करते थे, वो जब उनको होश आया, ये लगा लो जब आदमी ज्यादा पॉइजन या कोई ज्यादा दारू पी लेता है, नशा हो जाता है, उसके बाद अगर ज्यादा नशा हो गया वो लुढ़क जाएगा या सो जाएगा या कुछ होगा, वही पोजीशन उन कीड़ों की भी होने लगी। वो क्या करते थे, वो हम नीम ऑयल या मतलब वो गोमूत्र डालते थे, तो वो क्या करते थे, कीड़े तो गिरने को तो नीचे जमीन में गिर जाते थे, तो उसके बाद क्या होते थे, वो जब वो ठंडा होगा तो वो साले फिर जिंदा हो गए, फिर दोबारा पेड़ में चढ़ जाते थे। लेकिन इसका इतना वो उनकी वो डेथ नहीं होती थी, वो कम से कम वो कारगर इतना नहीं हुआ कि वो 25% इस्तेमाल करता था वो अपनी, अगर कोई ऐसी किसी की एज खत्म होने वाली होती वो वही मरेगा, नहीं तो मरने वाले नहीं ठहरे। वो गोमूत्र और नीम ऑयल से नीचे जमीन में गिर जाने वाले ठहरे, पक्का बिल्कुल 100%। तो उसके बाद वो साले जब ठंडा होगा या रात होगी तो उसके बाद वो साले जिंदा हो गए, दूसरे दिन फिर ऊपर पेड़ में ही चढ़ने दिखने वाले ठहरे। तो ये हुआ, मतलब उसका इतना असर हुआ नहीं, मतलब। तो इसके बाद फिर हमने उसके आगे कोशिश भी नहीं की। अब हमें जो कंपनियों ने प्रोडक्ट दिए थे वो उतने असरदार हुए नहीं, मतलब वो कभी भी आप शायद आप जैविक खेती के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप कभी हो सकता है आपको रोगों के लिए सबसे पहले नीम ऑयल और गोमूत्र की ही वो बताएंगे आपको। ये बहुत पहले हो चुका है हमारे यहाँ, ये कम से कम हमारे यहाँ सन 2001 से स्टार्ट हो गया था मेरे ख्याल से जैविक खेती का प्रोग्राम। जी आदरणीय, क्योंकि इसमें जो पहल है
उसमें दो फसलों में पहल करना ज़रूरी है और हमें आशा है इस वार्तालाप के बाद वार्तालाप लगातार होती रहे तो उसके बाद हमारे इस ये गाँव जो 2 फसलें हैं जो केमिकल्स माँग रही हैं या हम उसे दे रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी और हमारे कई किसान हैं जो कि केमिकल्स को पूर्ण तरह से प्रतिबंधित अपने खेतों में कर चुके हैं, ऐसे विशेषज्ञ हैं। इनसे वार्तालाप होगी, लगातार वार्तालाप 2-3 बार की वार्तालाप होगी तो हम इसमें कामयाब होंगे कि अपने खेतों से केमिकल्स को दूर कर सकें और ये निवेदन रहेगा कि आप आगे भी जुड़ते रहिएगा और हम टेलीफ़ोन के माध्यम से भी आपसे वार्तालाप करेंगे, अन्य माध्यमों से वार्तालाप करेंगे और साथ ही मैं क्योंकि अब समय भी संकेत दे रहा है आज की वार्ता के लिए इसके संपन्न के होने के लिए, तो मैं 1 या 2 आदरणीय सदस्यों के ही प्रश्न ले सकूँ ऐसा मुझे लगता है। तो यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो आप साझा करिएगा। जी। जी, आदरणीय सदस्य कोई भी। मेरा इनसे एक सवाल था जो ये महाराष्ट्र से बोल रहे थे अभी। जी, जी। मेरा उनसे ये सवाल है कि आप जैविक खेती के बारे में बात तो कर रहे हैं, कभी आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है या ट्राई किया है, कोई प्रैक्टिकल किया है या नहीं किया है? ये मैं इनसे पूछना चाहता था। जी, जी। डॉक्टर किशोर दुबे सर से हमारे मुख्य अतिथि जी संवाद कर रहे हैं। जी, स्वागत सर। धन्यवाद सर। मुख्य धन्यवाद अतिथि सर। ये एक बात ये बता रहा हूँ, जैसे हमें ये प्रोडक्ट में नीम ऑयल और ये क्या कहते हैं ये गोमूत्र दिया गया था ना ये कीटनाशक के लिए, तो आप इसके बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे या मतलब ये कितना सक्सेस है कितना नहीं है करके? जी जी जी। उसके संदर्भ में जैसा अभी सेमवाल जी ने बोला कि चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं 2-3 बिंदु आपको बोल दूं। एक तो दशपर्णी अर्क होता है। दशपर्णी अर्क का मतलब जिन पेड़ों की पत्तियों को बकरियां खाती नहीं है, जानवर कोई भी खाते नहीं है, ऐसे कम से कम 8-10 पेड़ जो है उसकी पत्तियों को यदि हम लेते हैं, कूटते हैं उसको और 200 लीटर पानी में यदि हम 7 दिन के लिए डुबा के रख देते हैं, उसका जो अर्क निकलता और वो अर्क निकल के यदि हम छान लेते हैं तो उससे करीबन 90% जो कीट है उसको दूर किया जा सकता है। दशपर्णी अर्क जिसको बोलते हैं, मतलब आपके परिसर में जो आप तो जंगल वाले हो तो कोई भी ऐसे पौधे चुनिए जिनको बकरियां खाती नहीं है, ऐसे कोई भी पौधे लो और उनके पत्तों को करीबन 5-5 किलो भी लिया तो एक 8-10 पेड़ों के पत्ते ले लो, उनको कूट के या काट के 200 लीटर पानी में 7 दिन तक भिगा के रख दो और उसके बाद में उसका जो अर्क निकलेगा उसको आप स्प्रे पंप से छिड़क दो तो कम से कम 90% जो भी इल्ली है उसका बचाव होगा। एक बात। दूसरा, हमारे वर्मा सर ने जो बोला है कि लाइट ट्रैप, अलग अलग प्रकार के प्रकाश के ट्रैप्स आते हैं, तो उसको यदि हम आप शुरू से ही लगा दो, 1 एकड़ में 8 से 10, बहुत आसान है। वो कैसे बनाना, क्या बनाना हमारे वर्मा जी बता देंगे, हम भी बता सकते हैं, लेकिन समय की कमी है। तो लाइट ट्रैप से यदि लगा सकते हो तो उससे भी इल्लियां कम हो जाएगी। तीसरी चीज है, हाँ, लाइट के प्रोग्राम से तो कम हो ही जाता है, वो थोड़ा उसमें ही अपना करके वो सही है, लाइट का प्रोग्राम सही है वो। जी हाँ। और भी उसके कई नुस्खे हैं कि जैसा कि छाल है, गोमूत्र है, इसके कॉम्बिनेशन है, उसमें और भी कोई चीजें डाली जा सकती है। इसके कई फार्मूले हैं जिसके बारे में हम समय समय पे या हमारे साथी भी समय समय पे आपको बताएंगे। तो इसके माध्यम से इल्लियां कंट्रोल होती है। बात रही कि महाराष्ट्र में ऐसे प्रयोग हुए क्या, महाराष्ट्र में कई जगह पे ऐसे प्रयोग हुए हैं। हमारे योगाहार परिवार में भी कम से कम मैं 10 नाम आपको बता दूंगा, उनके नंबर के साथ में, टेलीफोन नंबर के साथ में आपको दे दूंगा मैं, ताकि आप पर्सनल उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल कांटेक्ट करके आप उनसे ही सलाह ले सकते हो या उनसे बात करके आप अपनी जिज्ञासा जो है कि सचमुच भी जैविक तरीके से अलग अलग, हाँ क्रॉप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्रॉप्स पे इल्लियां कंट्रोल होती कि नहीं है उसके बारे में वो आप स्वयं पता लगा सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, ओके। जी, धन्यवाद सर।
ये सुंदर वार्तालाप रही। और अब बरसात की सीजन चला गया है, सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है, अब सर्दियों की सब्जियां भी शुरू होंगी और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी होंगे कि हम अपने फसलों की सुरक्षा बिना केमिकल्स के, बिना जहर के कैसे करें, तो ये प्रश्न भी होंगे। तो मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे प्रश्न होंगे तो जल्दी ही हम एक गोष्ठी इसी योगाहार मंच पर आयोजित करेंगे जिसमें सभी किसान बंधु लाभान्वित होंगे। ऐसी प्रार्थना मैं सदन के सदस्यों से करता हूं कि वो इस पे सहमति बनाएंगे। और इसी क्रम में, क्योंकि समय ने संकेत दे दिया है, हम 8:30 तक पहुंच गए हैं और हमने आज सूपी गांव के बारे में जाना जो नैनीताल से 70 किलोमीटर दूर यानी 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। और किस तरह से हमने सुना है कि आज यहाँ मुख्य अतिथि जी ने और उनके परिवार वालों ने, गांव वालों ने वहाँ पे सुंदर वन जीवित किया है, खड़ा किया है, वहाँ के जल स्रोत अच्छे हुए हैं, वहाँ की खेती अच्छी हुई है। और इसी के साथ-साथ उस रिमोट वाले गाँव में जो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं, लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आगे के लिए जो सतत वृद्धि हो, समृद्धि हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं हम योग आहार के इस मंच के माध्यम से कि आप इसी तरह से आपके गाँव के लोग प्रसन्न हों, जिस तरह की प्रसन्नता आप में झलक रही है। हम पुनः मिलेंगे, उससे पहले मैं आदरणीय कल्पना कोठले दीदी से निवेदन करता हूँ कि आज अपनी बात रख करके सभी आदरणीय सदस्यों का, आज के मुख्य अतिथि जी का, योग शिक्षक जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय कल्पना दीदी। सदन को कोटि से प्रणाम। और आज के जो मुख्य अतिथि है, जो धन्यवाद, उनको बहुत बहुत प्रणाम। और सदन के सभी भाई बहनों को कोटि से प्रणाम और गुरु सत्ता को प्रणाम। तो आज की जो हिमालय की जो पहाड़ों की जो बात चल रही है, उसमें हम पहाड़ों में खो गए थे और इनका जो हम इच्छा हो रही थी कि इनको बोले, महोदय जी को, मुख्य अतिथि जी को बोले कि आप थोड़ा सा दर्शन करा दीजिए आपके अपने पहाड़ों का, अपने जंगलों का आप दर्शन करा दीजिए, ये इच्छा हो रही थी। तो इन्होंने जो बताया था कि जैविक खेती बाकी सब चीजों में करते हो, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया कि उत्तम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये भी कहा था उन्होंने। ड्राई फ्रूट तो करीब करीब यहाँ पर तैयार करते हैं, फिर ड्राई का अभी उतना ये प्रोग्राम चला नहीं। ड्राई फ्रूट वैसे हमें पूरे उसमें उपकरण भी ड्राई फ्रूट तैयार होते हैं, लेकिन ये अनुसार ड्राई तैयार होते हैं तो ये और ये केवल फंड तैयार होते हैं, हमें केवल महोदय जी, आपकी आवाज, हो सकता है कि मेरा नेटवर्क खराब हो, आपकी आवाज मुझे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं क्षमा चाहूंगी, आपकी आवाज को नहीं सुन पाई मैं। तो आपके आज का जो संबोधन रहा, आपके ग्राम को लेके संबोधन जो रहा, और आपने जो भूमिका बताई कि कैसे किस प्रकार से आपने शुरुआत करी है, अपने सफर की शुरुआत करी है, कि रामलीला से आपने शुरुआत करी है और कितना अच्छा आपका 25 साल की उम्र से शुरुआत रही है आपकी, और आपके अंदर के जो भाव थे, आपकी जो उत्कर्षता, उन्नति थी, जो उसी के माध्यम से आपका निखर के आया और आपने गांव के लिए, जंगल बचाने के लिए कार्य किया। तो आपने और एक चीज बोली कि परिवार में अगर उसका सम्मान होता है, जो हेड होते हैं उनका अगर सम्मान होता है, तो सारा समाज भी उसको एक्सेप्ट करता है, मानता है। और ऐसा करते हुए बहुत सारे समस्या भी आपके पास आई होगी, बहुत सारे दिक्कतें आई होगी, ये सब आगे बढ़ने के लिए। तो इस सबका समाधान करते हुए आप आगे बढ़े और एक आदर्श ग्राम के लिए आप आगे बढ़े। और आपका जो सभी विभाग में आपका जो सम्मान होता है, आप मुखिया है हर चीज के, तो ये आपके जो चेहरे की, और कन्हैया कहते हैं आपको, तो ये सब चीज आपके अभिव्यक्ति हो रही है आपके दर्शन से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा जो सदन है, ये अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं यहाँ पे,
और अलग अलग धन्यवाद। वैज्ञानिक भी है। एक तो जी जी एक बात कहना चाहूंगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पर इतने लोग मिले हैं, किसी का अनुभव कुछ है, किसी का अनुभव कुछ है, किसी का अनुभव कुछ है, तो इन सब चीजों को अगर हम मिला के रखेंगे तो शायद एक नया रास्ता अपने आप निकल जाएगा। जी 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 जी। तो सदन में अलग अलग राज्यों से भी है और किसान भी है और सरकारी कर्मचारी भी है, वैज्ञानिक भी है, सभी विभागों के हैं इसमें। तो ये सदन से छोटे छोटे समस्या भी है, तो ये समाधान करते हुए चलते आ रहे हैं। और पवन सर जी का, हमारा और राज्य प्रभारी जी का और सभी भाई बहनों का इसमें योगदान रहता है कि अपनी समस्या भी रखे और समाधान भी करते चले। तो इस प्रकार से तो आज मुझे दायित्व दिया गया, तो मैं सभी का, दिनेश भाई साहब का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं सभी का, सदन का भी आभार व्यक्त करती हूँ। कभी आभार व्यक्त, धन्यवाद। जी जी। और भविष्य में आपसे चर्चा भी होगी, और आपके नैनीताल में उधर 70 किलोमीटर दूर है आपका सुपी, वहाँ भी आने का हमारा सौभाग्य होगा, तो हम जरूर उधर आएंगे। तो इसी प्रकार से सदन में सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जी। और कभी आइएगा तो वो ये मई जून में आइएगा, मतलब उससे पहले मत आना। उसी या तो आओगे तो मार्च में आना। तो मार्च में क्या होता है, यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, जो आलू और सेब है, पूरा फूल भी यहाँ बहुत काफी अच्छा नजर आता है। या मई जून में आइए, मतलब अपना एक प्रोग्राम फिक्स कर ले, या तो ये फरवरी मार्च में आइए और या मई जून में आइए। मई जून में क्रॉप्स तैयार हो जाती हैं, और मार्च, वो फरवरी मार्च पे यहाँ पर ये देखने लायक सीन ये रहता है कि पूरे सेब और जितने भी ये हमारे फलदार वृक्ष हैं वो पूरे फूल जाते हैं। बहुत सुंदर लगता है उस समय यहाँ। जी जी। मुख्य अतिथि जी जी, मुख्य अतिथि जी धन्यवाद। हम मार्च अप्रैल में जरूर उसी मौसम में आने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से हम अभी वक्त हो चला है, तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए भगवान दास कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भुवनेश्वर जी का भी आभार, गणेश भाई साहब का भी आभार, दिनेश सेमवाल जी जो हमारे मधुर एक व्यक्तित्व है, उनका भी बहुत बहुत आभार। किशोर दुबे जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से, उनका बहुत सारा आभार। हमारे राउत सर है हमारे बड़गांव कृषि केंद्र से, वैज्ञानिक जो जुड़े रहते हैं रोज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे जिले के हैं, मेरे करीब है, वो रहते दूर है, मेरे पास में ही कृषि केंद्र है जिले का, तो वहां से वो योग के लिए भी जुड़ते हैं। और ये पूरा सत्र आप सुनते हैं और समाधान भी देते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक है। रोशनलाल जी राउत सर का बहुत सारा धन्यवाद। और गजानन बाजरचा के भी भाई साहब का भी बहुत सारा आभार। इंद्र कुमार जी भाई साहब का भी आभार। और हमारे राज्य प्रभारी मुन्नीलाल भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे उन्होंने ये इस मंच पे बोलने का और इस लायक बनाया है, उनका बहुत सारा आभार। नीलकंठ सामले जी जो महाराष्ट्र के अपने सेगांव के बारे में बताते रहते हैं और दर्शन कराते रहते हैं, उनका बहुत सारा आभार। ओंकार नाथ जी का भी आभार। प्रदीप राज जी का भी आभार। राजश्री कुशवाहा का भी बहुत सारा आभार। रमेश चंद मेहरा जी जो दादू है हमारे, वो हमारे इस सदन के हमारे सबसे मतलब बहुत अच्छे दादू हैं, उनका बहुत सारा आभार। रूप सिंह जी का भी आभार। शरद वर्मा भाई साहब, जो उनसे विनंती है कि वो भी दीदी का भी कभी इस मंच पे वो कार्यक्रम करवाए, उनका भी बहुत सारा आभार। सिंधुदुर्ग से है दीदी हमारी, उनका भी बहुत सारा आभार। तुलाराम पटेल जी का भी बहुत सारा आभार। उमा शंकर जी का भी बहुत बहुत आभार। विनायक कुमार जी का भी आभार। और योगा रिकॉर्डिंग जो अदृश्य शक्ति में काम करते हैं, उनका बहुत सारा आभार, जो कभी सामने नहीं आते लेकिन उनका पूरा योगदान रहता है, उनका बहुत सारा आभार। और रंजना दीदी जो अथक प्रयास करती है और सभी को सुबह से उठ के जो संचालन करती है, उनका बहुत सारा आभार। और दीदी का बहुत सारा प्रेम रंजना दीदी को। और पतंजलि समृद्धि से भी जो मीटिंग होस्ट रहते हैं, उनका भी बहुत सारा आभार। और हमारे पवन सरकार जी जो इस पूरे सदन को संचालन करते हैं,
और ऊर्जा उनकी रोज जब भी अगर एक आध दिन नहीं रहते तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। उनका बहुत सारा हृदय की गहराइयों से बहुत सारा आभार, धन्यवाद। तो इस प्रकार से धन्यवाद। और आप मुख्य अतिथि जी, आप फिर से आएंगे और अपने आपकी जो समस्या इल्लियों की उसका समाधान भी करेंगे, और टमाटर और गोभी के लिए जो आप जैविक कृषि के लिए आप लोगों को खिलाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे। ये ऐसी हमारी विनंती है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये मंच मुन्नीलाल भाई साहब को मैं सौंपती हूँ। धन्यवाद भाई साहब। आपका भी आदरणीय कल्पना खोटले जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। आपने बालाघाट में जो क्रांति लाई है आदर्श ग्राम बनाने के लिए, आपने जो प्रयास कर रही हैं, मैं चीफ गेस्ट महोदय को बताना चाहता हूं कि ये बहन जो है लगातार एक गांव है चन्ना गांव, और कई गौशालाएं जो ऐसे जो है संचालित नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने प्रयास किया और वो गौशालाएं संचालित होने लगी अच्छी तरह से, और एक गाँव चन्ना गाँव है वो आदर्श गाँव बनाने की ओर चल रहा है। ये लगातार प्रयास करती हैं, इनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। पतंजलि किसान सेवा समिति की जिला प्रभारी हैं बालाघाट की बहन, ये बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं। सबको प्रणाम, नमन, वंदन। सुबह 5:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। ओम। धन्यवाद।